अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगी। स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान स्टडी का। पाक स्टडी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करती जाऊँगी। और ये भी है कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो चैप्टर है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं आपको साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात समझा दूँ कि आप चाहे शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, जो भी करें वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन एक बात ये है कि आप अंदर से चैप्टर को ज़रूर करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को पता हो। ये जो इस बार मैट्रिक की 10th क्लास की मुताला पाकिस्तान की किताब आई है, ये बहुत कीमती है, ये बच्चों के लिए बहुत कीमती है, एज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एज़ अ आपको पॉलिटिकल तौर पर, सियासी तौर पर ख़ुद को समझने के लिए, अपनी तारीख़ को, हिस्ट्री को समझने के लिए। तो चलते हैं हम इस जानब। हमारा पहला टॉपिक है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी यही है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। तो इसमें एक सवाल पैदा होता है कि खारजा पॉलिसी क्या है, भाई इस खारजा पॉलिसी क्या है और इसे क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। तो सबसे पहले खारजा पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि दूसरे जब ममालिक से हम अपने आप को महफूज रखने के लिए ना, तहफ़्फ़ुज़ में रखने के लिए, दूसरे जो हमारे मफादात होते हैं, कौमी मफादात हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल मफादात हैं, तो जिस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को जेल में कैद करवा देता है, तो इन जो होते हैं इन तलक़ात से तहफ़्फ़ुज़ में रहने के लिए हम इनका इस तरह के मफादात से, गलत रवैये से तहफ़्फ़ुज़ में रहने के लिए हम जो तलाक़ात बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खारजा पॉलिसी कहते हैं। आगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की क्या अहमियत है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस कौम की सलामती, इक़्तिसादी तरक्की, बैनुल-अक़वामी हैसियत के लिए है, या आलमी तनाज़ुर में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अमन, इस्तिक़ाम और खुशहाली की फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें जो चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इलाक़ाई इस्तिक़ाम है। इलाक़ाई इस्तिक़ाम क्या है, मौज़ूअ मज़बूत दफ़ा है, ये क्या है। आगे है तिजारत और सरमायाकारी है, इक़्तिसादी सफ़ारतकारी है, मस्बत तासिर है, तो ये सब क्या है। देखिए इलाक़ाई इस्तिक़ाम है, रीजनल स्टेबिलिटी है, तो इसमें है खारजा पॉलिसी इलाक़ाई इस्तिक़ाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। ख़ास तौर पर चीन, ईरान समेत देकर हमसाया ममालिक के साथ मजबूत इलाक़ाई तल्लुक़ात को फ़रोग़ देने से पाकिस्तानी तजारती और इक़्तिसादी मौक़ा में इज़ाफ़ा होगा। और वो कहते हैं मजबूत दफ़ा क्या है, अगर एक आपके पास मजबूत दफ़ा होता है, आपके पास फ़ौज जो है वो मजबूत है, आपके पास पुलिस जो है मजबूत है, तो आपको क्या है, ख़तरा से आप बच गए। जैसे अफ़गानिस्तान के तालिबान हमला करते पाकिस्तान में, तो क्या होते हैं आप उस वक़्त आपके पास मजबूत फ़ौज होती है, तो वो उनका जवाब वैसे दे देती है, तो क्या पाकिस्तान बच जाता है ख़तरात से, लेकिन नुकसान तो हो जाता है लेकिन फिर भी बच जाता है। अगला तजारत और सरमायाकारी मौज़ूअ खारजा पॉलिसी के इक़दामात गैर मुल्की सरमायाकारी की राग़ब कर सकते हैं, तजारती माहदों को आसान बना सकते हैं। यही चीज़ें हैं इक़्तिसादी सफ़ारतकारी, तो जिसमें हमारी सफ़ारतकारी पाकिस्तान को साज़गार तजारती मौके हासिल हैं, मुलाज़मतें वग़ैरह ये सब कुछ। और मस्बत असर है, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के दरमियान एक पुरअमन हैसियत है, पाकिस्तान पीस अमन में रहता है, तरक्की पसंद रहे, मुल्क के अंदर खुशहाली रहे। तो पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा असूलों को फ़रोग़ देना, इलाक़ाई सालमियत का होना, तमाम रियासतों को खुद मुख्तियार के एहतराम देना, तनाज़ात का पुरअमन हल होना, और दूसरी रियासतों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाख़लत और अदम जारहियत। फिर वो कहता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं। नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, कौम की तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत, सक़ाफ़त का फ़रोग़, ये सिर्फ नाम बताऊँगी। आगे अंदर से आपने खुद बना के करना है। डियर स्टूडेंट, आप खुद बना के करें। आप लोग लेक्चर लें, लेक्चर सुनें, लेक्चर पढ़ें, तो खुद बना करें। एक बार पढ़ लें, आपको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलें तो माशी तरक्की है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हमारा पैराग्राफ था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें तो ये जो ऊपर वाला टॉपिक है पड़ोसी ममालिक के हवाले से पाकिस्तान की जोग्राफ़ी और सियासी अहमियत, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा। बाकी ये दूसरा यहाँ से है खित्ते के पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के सफ़ारती तल्लुक़ात, असरात और मुस्बत तल्लुक़ात के इम्कानात। तो सफ़ारती तल्लुक़ात दो से ज़्यादा, यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि फॉर्मल रिलेशनशिप क्या होती है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है, सफ़ारती तल्लुक़ात क्या होते हैं। तो जो 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान रस्मी तल्लुक़ात और तामुन को कहते हैं। ये तल्लुक़ात पुरअमन और नतीजा खेज़ बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात को बरकरार रखने में ज़रूरत है। फिर है पाकिस्तान की भारत के साथ सफ़ारती तल्लुक़ात। तो भारत के साथ पाकिस्तान के क्या सफ़ारती तल्लुक़ात है, भारत में क्या किया, कितनी जंगें लड़ेगी, जैसे कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद सफ़ारती तल्लुक़ात कायम करने के लिए बावजूद दोनों ममालिक की कई जंगें लड़ी, जिनकी बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। ये देखो मसला कश्मीर है। आगे वो कह रहा है तारीख़ी तनाज़ुर तो क्या था। तारीख़ी तनाज़ुर को देखते तो हिंदुस्तानी बरसगी की तक़सीम के बाद इसके नतीजे में शहरी रियासतों को बिलखसूस कश्मीर के तनाज़ा ने दोनों ममालिक के दरमियान कुशीदा तल्लुक़ात की बुनियाद डली। कश्मीर गैर हल शुदा इलाक़ाई और आलमी तनाज़ा है, दोनों ममालिक के दरमियान तनाव का मरकज़ी है।
इस पर बना क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना के बकौल कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ये तलक़ात मजबूत बुनियादी पर खुशगवार फ़ज़ा में कायम नहीं हो सकते। तो ये आपने इस तरह करना है, ये बहुत ही वो कहते हैं कि जो मसला कश्मीर है ना, देखा जाए तो मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा तब तक इन दोनों के दरमियान खुशगवार तलक़ात कायम नहीं होती। तो ये मसला कितनी बार जंगें हो चुकी है, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट अभी तक चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा मुतअद्दिद जंगें, कितनी जंगें हुई, पाकिस्तान और भारत कई जंगें लड़ चुके हैं। फिर पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम 1914, फिर दूसरी 1918। इस तरह ये चलती आएंगी। तो फिर है भारत के इक़दामात, भारत ने कौन कौन से इक़दामात उठाए, तो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 67 को मनसूख करने और हाल कोशिश में भारत की जानिब से पाकिस्तान को बतौर पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा मुस्तरद करने और सिंतास मादे की मुतल्ली और पाकिस्तान के भारत के पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों के तलक़ात को मज़ीद ख़राब कर दिया। ये है इसका इंपॉर्टेंट इक़दाम। फिर है करतारपुर दारी 2019 में करतारपुर दारी का इब्तिदा हुआ। हिंदू सिखों को पाकिस्तान में एक मुक़द्दस इबादत तक वीज़े के बगैर रसाई की इजाज़त देना तमन और उम्मीद की एक नादिर मिसाल थी। फिर है सफ़ारती नुमाइंदगी, फिर है मुस्तक़बिल के तलक़ात के अमकानात। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो फिर मैंने आपको बताई। ये लॉन्ग वेस्टर्न क्या है, हमारा लॉन्ग वेस्टर्न यहाँ पे 4 आ रहा है पाकिस्तान के भारतीय के साथ सफ़ारती तलक़ात, जहाँ से आगे तक अब जा रहा है, ये हल अभी जा रहा है। फिर पाकिस्तान के ईरान के साथ तलक़ात, ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले कबूल किया और जिसके साथ मुश्तरका सरहद की लंबाई 909 किलोमीटर है। ईरान पहला मुल्क था, जो मैं अभी बता चुकी थी। शादी के बाद फ़ौरन तस्लीम किया। बस है इसके मजहबी सकाफ़ती तलक़ात मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के रुकन, जिसमें OIC ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, और ECO इनकम इक़्तिसाद तावन की तंज़ीम है इनकम वाली। तो ये है ईरान इसराइल जंग। अब ये ईरान इसराइल जो जंग है ये अभी चल रही है। 2025 में ईरान इसराइल के बाद इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ कई बार अपने जारहाना अज़म का इज़हार करता है। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल के इन अज़म की हौसला शिकनी की मज़म्मत की है। 2025 में ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ने ईरान की मुकम्मल हमायत किया है। तजारत में इजाफा, ये सब कुछ है। फिर मुस्तक़बिल के तलक़ात के अमकानात। तो यहाँ तक आपने चाहे आपका लॉन्ग वेस्टर्न नंबर 4 कम्प्लीट हो जाएगा और आपका ये टॉपिक भी कम्प्लीट हो जाएगा। उसके पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ सफ़ारती तलक़ात है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस सिर्फ आपने इसमें ये कर लेना है, ये जो मुश्तरका सरहद वाला ड्यूरल लाइन वाला ये कर लें, उसके बाद आप इसको ना ही करें। फिर इसमें एक टॉपिक और भी आता है, अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर हमला। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अगस्त नंबर 2001 में अमेरिका में हमला दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद USA अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और 2021 में अमेरिका का इनकला के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हुई। हुकूमत के पाकिस्तान के साथ तलक़ात नाखुशगवार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही है। फिर आगे है दहशतगर्दी, मुस्तक़बिल के तलक़ात के अमकानात। फिर आगे देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान के चीन के साथ सफ़ारती तलक़ात। अभी देखिए चीन के साथ पाकिस्तान के साथ, चीन पाकिस्तान के साथ CPEC का माहदा भी चीन के साथ आपका है। ये देखिए चीन और पाकिस्तान के बहुत अच्छे तलक़ात हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत पायदारी सफ़ारती तलक़ात है, दोस्ती है। 1949 में चीन के क़याम के बाद पाकिस्तान एक आज़ाद मुक्त मुतहल मुल्क के हिस्से से कबूल किया। इनकी लंबाई जो है, इनके तमाम जो कितने किलोमीटर है वो है 599। पाकिस्तान और भारत जंगों में चीन का तामन, चीन ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। जब 2000 अभी देखें इब्तिदाई से पाकिस्तान और चीन के तलक़ात आपने खुशगवार और तामीरी रही। पाकिस्तान की तमीर तरक्की में साथ दिया। के दरमियान होने वाले जंगों में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। भारत के दरमियान और पाकिस्तान भारत जंग 2025 ऑपरेशन बयान अल मारूस में जंग ने पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत और तामीर। ये देखिए आप 2026 जा रहा है, 2025 की जो भी अपडेट है वो भी आपको दी गई है। तो मैं तो ये भी कहूँगी जो बच्चे इस वक्त किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेरी लेक्चर लेती हो तो आप लोगों के बड़े बहन भाई कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें भी बताओ कि माई डियर बेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो बुक है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे भी कर सकते हो। तो आलमी सतह पर मुश्किलात ये हैं। और फिर पाकिस्तान की कौमी तामीर में चीन का किरदार क्या रहा। फिर है चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के माहदा जो है बहुत अहम है। उसने पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह, रेलवे, मोटरवे के जरिए तेल, गैस सब कुछ पाकिस्तान को फराहम किया। मुस्तक़बिल के तलक़ात के अमकानात भी अच्छे रहे। यह क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर आ गया अक़वाम मुत्तहिदा वाला। तो ये यूनाइटेड नेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनाइटेड नेशन को पहली जंग अज़ीम 1919 में अंजुमन अक़वाम लीग ऑफ नेशन कायम की गई, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम की वजह से यह इदारा ख़त्म हो गया। जंग की तबाही को देखते ही दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम, बाहमी तामन के फ़रोग़ के लिए एक नई इदारे की तख्लीक को ज़रूरी समझा। 1945 में अमेरिका के शहर फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई और अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन बनाने का फ़ैसला कर लिया। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दे दी और
ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں اس کا صدر نیو یارک میں ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ نیو یارک میں ہے۔ اقوام متحدہ کی اہمیت ہے، یہ ہمارا شارٹ کویسچن، یہ آپ لوگ کر لیجیے گا۔ اس کے اقوام متحدہ کے بنیادی ادارے کون کون سے ہیں؟ آپ کو ان کا نام کا پتہ ہونا چاہیے۔ جنرل اسمبلی ہے، سلامتی کونسل ہے، تولیدی کونسل ہے، اور معاشی و معاشرتی کونسل ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، اور سیکریٹریٹ ہے۔ جنرل اسمبلی، یہ سارے آگے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ ان کو خود کر لیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پھر آگے ہمارا یہاں پہ آتا ہے اقوام متحدہ اور پاکستان، یہ لانگ کوسچن ہمارا 5 جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سمجھاتی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان جو ہے نا، میں آپ لفظ سمجھاتی ہوں۔ پاکستان جو ہے وہ ایک مطلب اقوام متحدہ کا رکن تھا، ممبر تھا۔ تقریباً جب یہ مطلب آ گیا، عمل میں آیا، تو اس وقت پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کی مطلب قبول کر لی، اس کی رکنیت حاصل کر لی۔ پاکستان، بھارت کے ساتھ پاکستان کے مطلب کئی جنگیں ہو چکی تھیں، اور جب مطلب اقوام متحدہ کے اقتدار کو پاکستان نے تسلیم کیا تو مگر بھارت نے نظر انداز کر دیا تھا اس وقت۔ دیکھتے سلامتی کونسل 1949 میں قرارداد منظور کی کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے، تو کشمیر کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سلامتی کونسل مطلب اختیار دیا جائے، مگر بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پرواہ نہ کی۔ جبکہ اقوام متحدہ نے تقاضا کیا تو پاکستان نے اپنی فوج کی خدمات اپنے فوج کے طور پر فراہم کی، لیکن جو بھارت تھی وہ اس کے خلاف چلتی رہی۔ بھارت نہیں اسے اچھا سمجھتی تھی، کوئی ادارہ سے نہیں سمجھتی تھی۔ پاکستان افواج نے خلیجی ریاستوں بوسنیا، سوڈان، کانگو، دنیا کی دیگر ریاستوں میں امن فوج کی سیاسی فرائض سر انجام دی۔ افریقی ریاستوں میں جہاں حالات انتہائی سخت تھے، پاکستانی افواج نے امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار انتہائی قرار دیا۔ پھر پاکستان کی سلامتی کونسل کے غیر متفق رکن کی حیثیت بھی قرار دی۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ میں ایک خصوصی کردار ادا کیا، اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی جانب سے اقوام متحدہ کی توجہ دلائی کہ تاکہ مسئلہ فلسطین حل کر کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے آزاد خود مختار ریاست قائم کی جائے۔ تو یہ ہمارا لانگ کوسچن یہیں تک تھا۔ ایک کوسچن اور رہتا ہے، کچھ ٹاپک امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پاکستان کے سر کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں، اس میں شارٹ 2-3 بن رہے ہیں، تو کیا ہے آپ کو سارے کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چل جائے کہ 1985 میں قائم ہوا ہے، اس کے کتنے ممالک ہیں، 8 ممالک کے نام کا پتہ ہونا چاہیے بس۔ اور پاکستان کی اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات، اسلامی جو تنظیم ہے ان کے ساتھ، یہ لوگوں کا نمبر ہمارا 2 ہے۔ تو یہ کیا تھا، 1969 میں جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو دنیا بھر کے مسلمان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شاہی رباط میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے اسلامی کانفرنس تنظیم کی تشکیل کی تجویز پیش کی۔ کب کی؟ 1969 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا صدر کون سا تھا؟ تو اسلامی تعاون تنظیم OIC کا صدر کون سے ہیں؟ تو جدہ میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں۔ 1969 میں یہ ہوئی۔ اور اس لیے پاکستان کی اسلامی تنظیم کے رکن ممالک کون کون سے ہیں؟ سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، لیبیا، مصر ہے، شام، فلسطین، اردن ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، تیونس ہے، نائجیریا ہے، عراق ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عمان ہے، لبنان اور دیگر ممالک سے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریک کا ساتھ دیا اور اپنے موقع پر کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی۔ تو اسلامی ممالک نے مسئلہ کشمیر میں پاکستانی مواقف کی حمایت کی، کشمیری مسلمانوں کے حق خودیت کے لیے آواز اٹھائی، پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ مشترکہ منڈی بنانے کے لیے بھی کوشش کی۔ جہاں دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمانداری کی جدوجہد کر رہے تھے، ان تحریکوں کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں پاکستان نے ہر ممکن مدد فراہم کی۔ تو یہ کیا تھا، یہ اتنا سا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ چھوٹا سا کویسچن تھا۔ میں OIC جو ہے نا ہماری اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، اس کے بارے میں وہ 1969 میں بنا، اس کا ٹوٹل ممبر کیا ہے 57 ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کا ہے، صدر کا ہے سعودی عرب میں ہے، جدہ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ممالک کون سے آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے، پھر آپ خود لکھ لو، آپ کو 3-4 اس کے مین پوائنٹ کا پتہ ہو آپ خود لکھ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے اس کا مطلب کافی ساتھ دیا، تو یہی کچھ اس میں ہے۔ آگے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات جی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بس ان میں سے ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں تقریباً 100 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مقیم ہے، یہ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے دولت مشترکہ کے ساتھ تعلقات، اس میں شارٹ کوسچن ایک ہے وہ آپ کر لیجیے گا، باقی اس میں یہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، یہ بھی کچھ نہیں امپورٹنٹ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اقوام متحدہ کا درپیش مشکلات، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ کشمیر پیچیدہ سیاسی منظرنامے میں بھارت اور پاکستان کے سخت موقف کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اقوام متحدہ کی مشکلات کا سامنا رہا۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل کی قراردادیں زیادہ سفارشات ہیں، احکامات نہیں ہیں۔ تو سلامتی کونسل نے اس کی قانونی بنیادوں کی چھان بین کیے بغیر اس مسئلے کو خلاصتاً سیاسی تنازع سمجھا اور حل کے لیے بھی کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری سفارتی تناؤ بھی مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ ہے۔ بھارت کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ تصور کرتا ہے اور کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جبکہ پاکستانی کشمیری عوام کے حق خودیت کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ پاکستان کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ مسلمان تھے، کیونکہ جو بھارت ہے یہ زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر کے چھوڑنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ تو یہ امپورٹنٹ تھا۔ پھر ہے مسئلہ فلسطین کے حل میں اقوام متحدہ کا درپیش
مشکلات جو تھی وہ کون سی ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا۔ اس وقت فلسطین میں جاری نسل کشی کا ایک بہت بڑا انسانی عالم جنم لے چکا ہے، لیکن اقوام متحدہ بے بس اور کوئی بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اقوام متحدہ کی تشکیل میں بنیادی ناقص ہے، مثلا سلامتی کے معاملات میں حتمی فیصلے کا اختیار سلامتی کونسل کو حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے پاس ویٹو پاور ہے، جو اکثر اوقات عدل انصاف کے بجائے اپنے ریاستی مفادات کے بعد کے لیے اس وقت استعمال کرنے کی طاقت ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی سرپرستی اور ویٹو پاور کے استعمال کی وجہ سے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکا، اور فلسطینی گروہوں کے مبان اتحاد نہ ہونے اور مختلف ممالک کے مفادات کے باعث مسئلہ فلسطین کے حل میں دشواریاں ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو میں سمجھا دیتی ہوں کہ مسئلہ فلسطین جو تھا اس میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن تھی وہ حل نہیں کرا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس ویٹو کی پاور تھی، وہ جس کے 5 مستقل ارکان تھے ان کے پاس، تو وہ کیا تھی، وہ ویٹو کی جو پاور تھی وہ اس وقت اپنے جو مفاد ہوتا تھا نا، ریاستی مفاد، اس کے لیے یوز کر لیتے، تو اس وقت یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ آگے دیکھیں نیکسٹ، تو مطلب بات اکثر ساری آ جاتی ہے، تو ہمارا آج کا چیپٹر کیا تھا، اینڈ ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ اب آگے ہم کسی اور کتاب کے بکس کے اوپر میں آپ کو لیکچر پرووائڈ کروں گی انشاءاللہ، آپ لوگوں کی مرضی کے اکارڈنگ مجھے بتاؤ کہ میں آپ لوگوں کو کس طرح کی مطلب آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ لوگ مطلب تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہوں، جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ کو بہتر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، یہ بھی مجھے بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔